मैम प्लांट सिस्टम कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी। हाँ, मॉर्फोलॉजी तो आपका हो नहीं गया था? नो मैम, से पहले सर ने सिर्फ फैमिलीज करवाई थी। ओके, तो आप, अच्छा ठीक है, ओके। मॉर्फोलॉजी में कहाँ पहुंच गए? खत्म होने वाला होगा क्योंकि इस संडे तो आपका टेस्ट है मॉर्फोलॉजी का ना? मैम लीव तक हो गया है, लीव चल रहा है। ओके, भूमिक वात्रा बेटा आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया ना आई गेस? यस मैम। मैम इससे पहले एक दो क्लासेस लगाई हैं डाउट। ओके ओके, सो स्टार्ट करें? ठीक है, अभी तो आई गेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, और कोई नहीं आएगा, राइट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, क्लियरली हमें शो किया गया है कि कियाज्मेटा बना हुआ है। आप लोगों ने मियोसिस 1 के टाइम पर प्रोफेज 1 में किया होगा कि क्रॉसिंग ओवर होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ एक ही साइड पर एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, वो साइट होती है क्रॉसओवर साइट, एंड दैट इज नोन एज कियाज्मेटा। तो ये कौन सी स्टेज में होता है बेटा? पैकेटिन के बाद कौन सी स्टेज आती है? तो फिर इसमें डाउट क्या है आपको क्वेश्चन में? क्योंकि आपको साफ साफ एंड डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्ड है, क्रोमोसोम सिर्फ क्रॉसओवर साइट पर अटैच्ड है, मींस दिस साइट। तो ये कौन सी स्टेज है? डिप्लोटिन। सो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर? पैकेटिन इज गिवन, नहीं, पैकेटिन नहीं आएगा बेटा इसका आंसर। इसको आप करेक्ट कर लेना उसके अंदर, क्योंकि पैकेटिन के अकॉर्डिंग तो फिर क्रॉसओवर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो शो किया हुआ होना चाहिए था, जो हमें शो नहीं किया हुआ। उन्होंने इवन लेबल भी किया हुआ है कि कियाज्मेटा है। कियाज्मेटा फॉर्मेशन हमारी एनसीईआरटी डिप्लोटिन में ही करती है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट विल गो विद द ऑप्शन डिप्लोटिन। डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? चलूं आगे? ओके okay, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? आपने चेक पॉइंट्स पढ़े? ओके बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म जब मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जब बन गया, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क बनता है बेटा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो आप लोग ने जब चेक पॉइंट्स पढ़े हैं, तो आप लोग बताओ कौन सा चेक पॉइंट है जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन चेक करता है कि रेप्लिकेशन हो गई है नहीं हुई है? रेप्लिकेशन के लिए कौन सा चेक पॉइंट है? आप लोगों ने 3 चेक पॉइंट्स किए होंगे। बोलो क्या हो गया, सारे इतने सुस्त क्यों हो? ओके, ओनली ब्रीफली, देन लिसन। बेटा चेक पॉइंट्स का काम क्या होता है?
चेक पॉइंट्स का काम होता है कि चेक पॉइंट का काम है यहाँ पर पर्टिकुलरली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कि जैसे ही G1 फेज हुआ, G1 फेज होने के बाद एक चेक पॉइंट आता है, दैट इज G1S चेक पॉइंट, G1S। जब एक सेल S फेज में एंटर हो जाएगा, सारी तैयारी हो चुकी है रेप्लिकेशन की, थोड़ा सा वहां पर सेल साइकिल जो है पॉज लेगा। पॉज लेने के बाद वो पीछे जाएगा, वो चेक करके आएगा कि G1 फेज में जो जो होना था क्या वो हो गया, जो सेल ने साइज एक्वायर करना था वो हो गया, जो जो आपने पढ़ा ना G1 फेज में हम सारा रेप्लिकेशन मशीनरी जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब बना लेते हैं, क्या वो सारे बन गए? अगर बन गए तो ठीक है, एस फेज कंटिन्यू करो, अगर नहीं बने तो फिर थोड़ा रुको और सारा चीजें सेट करके आओ, दोबारा से करेक्शन करके आओ, एंड देन सेल साइकिल कंटिन्यू होगा। ऐसे हमारे पास हर टाइम पर एक चेक पॉइंट है, जैसे कि G2M चेक पॉइंट। G2M चेक पॉइंट क्या अश्योर करता है कि क्या डीएनए रेप्लिकेशन सही तरीके से हो गई, मतलब कि जब जैसे ही सेल G2 फेज में पहुंचेगा, M फेज में पहुंचेगा, तब हमारा सेल साइकिल पॉज देता है, चेक करके आता है कि क्या रेप्लिकेशन अच्छे से हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर कोई एरर तो नहीं आ गई। कई बार क्या होता है, एरर आ जाती है, डैमेज हो जाता है, वो तो नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ हुआ है, जाओ करेक्शन करके आओ, करेक्शन करके फिर आगे सेल साइकिल होगा, सो दैट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कोई भी गलती ना हो। डीएनए रेप्लिकेशन वो बनता है रेप्लिकेशन के टाइम पर, ठीक है, जब हमने डीएनए को रेप्लिकेशन करवाना है उससे पहले रेप्लिकेशन फोक बनती है। तो दैट मीन्स अभी एस फेज जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो सबसे पहला चेक पॉइंट काम आएगा इधर। फर्स्ट चेक पॉइंट क्या अश्योर करके आएगा कि ठीक है अब हम रेप्लिकेशन करने लगे हैं, देखो G1 के सारे काम अच्छे से हो गए, तो वो चेक पॉइंट होगा G1S। A is the correct option, G1S checkpoint. Clear? हाँ जी, समझ आ गया? Okay. Arrange the following events of meiosis in correct sequence. क्योंकि ये भी क्वेश्चन इजी ही है, तो मुझे लगता है इसका भी पीछे ऑप्शन ही गलत दे रखा होगा, अदरवाइज तो क्या इसका कुछ डिफिकल्ट लग नहीं रहा मेरे को। ओके, सो अरेंज द इनकरेक्ट सीक्वेंस। आप लोग बनाओ इसका सीक्वेंस क्या आएगा, मतलब आप लोग पहले ऑप्शंस पे मत जाओ, अपना सीक्वेंस बनाओ। सबसे पहले क्या आएगा, चलो सबसे पहले नहीं, मैं आपको सबसे एंड बता देती हूँ, आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस सबसे पहले कंफ्यूजन इज बिटवीन 3 and 4। मतलब ऑप्शन सी और डी, या फिर जो ऊपर 4 इवेंट्स दिए हुए हैं उनमें, इवेंट्स वाले 3 and 4, इवेंट्स वाले। बेटा हर चीज का डिसअपियरेंस प्रोफेज में ही होगा, ठीक है। ओके, डिसअपियरेंस ऑफ, हमारी एनसीईआरटी इस पे कुछ मेंशन करती है क्या? फिर अदरवाइज फिर मैं नॉर्मल तरीके से ही लेके चलूंगी। वैसे ना अगर एक आध इवेंट में कभी भी कंफ्यूजन हो ना, उसका तरीका पता है क्या होता है, आप क्या करो, 3 और 4 में कंफ्यूजन है छोड़ दो, पहले ये सोचो क्रॉसिंग ओवर पहले आएगा या सिनैप्सिस, या फिर हमें ये पता है कि 1 और 3 साथ साथ आने चाहिए, क्योंकि पहले 1 आना चाहिए फिर 3 आना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर होगी फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा होगा। अगर पहले किसी भी ऑप्शन में 3 दे रखा है बाद में 1 दे रखा है, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग देखो, इसमें पहले 1 दे रखा है फिर 3 दे रखा है, ठीक है, बट बीच में साइनैप्सिस नहीं हो सकता कि पहले क्रॉसिंग ओवर हो गया और उसके बाद साइनैप्सिस, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। इसमें क्या किया हुआ है, बाद में 1 दे रखा है पहले 3 दे रखा है, तो ये भी गलत। फिर कौन सा आया, 1 and 3 4, ठीक है, चलो इसका देख लेते हैं, 1 and then 3 then 4, 1 4 and 3, C and D, ठीक है। वैसे न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस मेरे अकॉर्डिंग बाद में होना चाहिए,
सबसे एंड में। यस यस बेटा, सबसे एंड में और न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस होगा, और ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। पहले टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा मीन सबसे पहले आएगा 2, देन 1, देन 3, देन 4। कौन सा बन रहा है? 2 1 3 4, डी ऑप्शन। डाइकाइनेसिस के टाइम पर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। आपके एनसीईआरटी में क्लियर लाइन है। So D is the correct answer. Clear? Okay. Next. Which does not occur in prophase? इनमें से क्या प्रोफेज के टाइम पर नहीं होता? यहां पर भी बहुत सिंपल है। हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों तो होता ही होता है। वैसे भी प्रोफेज के टाइम पर या तो हाइड्रेशन होगी या डिहाइड्रेशन होगी, दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर ए या बी में से ही एक आएगा। तो ये इजी है। आपने कौन सा चूज किया था? हाइड्रेशन होगी क्रोमेटिन की या डिहाइड्रेशन होगी? आप इसका आंसर बोल रहे हो। हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन नहीं होगा प्रोफेज में, ये बोल रहे हो लावण्या? आप लोगों ने जब आपने ये चैप्टर किया होगा, एनसीईआरटी अगर पढ़ी है तो आपने टर्म पढ़ी होगी कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन। पढ़ी है? कंडेंसेशन कब होती है? हाइड्रेशन के साथ। मतलब कंडेंसेशन से आप क्या समझते हो? कंडेंसेशन प्रोसेस कैसे होता है बेटा? आई एम नॉट विजिबल। आई एम विजिबल बेटा, मेरी वीडियो ऑन है। अभी भूमि हाँ जी बेटा बताओ कंडेंसेशन कैसे होता है? भूमि अभी और विजिबल हूं बेटा मैं।
मैम नो, अभी तो आप विजिबल नहीं हो, बट कोई नेटवर्क इश्यूज होंगे, मैं वाईफाई रिकनेक्ट करके देखती हूँ। ओके बेटा, ओके। हाँ जी बेटा, बताओ कंडेंसेशन क्या होता है? कोई भी नहीं बोल रहा। ओके आप लोगों ने जब प्रोफेज पढ़ा था, प्रोफेज में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल को हमने, आपने टर्म पढ़ी होगी, कंडेंस करना है, सो दैट हम उन कंडेंसेशन करके उस क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में ले आए, राइट। कंडेंसेशन का मतलब होता है बेटा, अगर हम कंडेंसेशन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म है, कंडेंस का मतलब क्या होता है, अगर जैसे आप लिक्विड वेपर्स का भी पढ़ते होगे ना कि वो कंडेंस होके हमारे पास बन जाते हैं, तो कंडेंसेशन होता है जब कोई भी चीज और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं ले सकती या फिर कोई भी चीज सैचुरेट हो जाती है, दैट इज कंडेंसेशन। तो दैट मीन्स ये वाटर एब्जॉर्प्शन के खिलाफ हुए कंडेंसेशन। मीन्स जब कंडेंसेशन होगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस प्रोफेज में नहीं होगा? कंडेंसेशन होती है, सो हाइड्रेशन नहीं हो सकती। कंडेंसेशन मतलब, या फिर आप ये भी लगा सकते हो, जब हम किसी चीज में वाटर ऐड करेंगे तो उसका साइज इंक्रीज होगा। समझते हो ये? अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कर लिया है तो आपने उसमें भी देखा होगा, जब मोनोसेक्राइड्स की हम डीकंडेंसेशन करते हैं तो वो डाइसेक्राइड्स बनाते हैं डिहाइड्रेशन के टाइम पर। चलो छोड़ो, हमारे पास बेटा इनमें से कौन सा प्रोसेस प्रोफेज के टाइम पर नहीं होता? दैट इज हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन। वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं होते प्रोफेज के टाइम पर क्रोमेटिन में। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, ये वाला नहीं है, कहीं इनको समझ लो। Number of meiosis required to produce 100 ovules in angiosperms. आई गेस आप लोगों ने एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ा है, राइट? या पढ़ा है आई गेस। तो आपको इतना पता होगा बेटा वैसे भी नॉर्मली, कि जब भी मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमेशा मियोसिस चाहिए, तो एक सेल से 4 बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट्स चाहिए, बट फीमेल गैमेट हमेशा कितने चाहिए होते हैं? एक रिप्रोडक्शन के टाइम पर, एक फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जस्ट 1, राइट? फीमेल गैमेट कितना बनता है एक रिप्रोडक्शन के लिए? ह्यूमन के अंदर ही इमेजिन कर लो कितने एग्स बनते हैं, जस्ट 1। जो मियोसिस के बाद, मतलब एक सेल की जो मियोसिस होके बेटा हमेशा 4 बनते हैं ना, उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 क्या होते हैं? डीजेनरेट। हमेशा एक ही फंक्शनल होता है। तो अगर हमें 100 ओव्यूल्स बनाने हैं तो कितनी मियोसिस चाहिए? बोलो मान्या। या इट इज 100। अगर 100 ओव्यूल्स बनाने हैं तो 100 ही ओव्यूल्स मियोसिस रिक्वायर्ड है। अगर यही बेटा किसी मेल के बारे में पूछा होता तो आप आंसर 25 टिक करते, ठीक है? क्योंकि यहाँ पूछा ही फीमेल गैमीट के बारे में है, तो हम 25 नहीं टिक कर सकते, हम 100 टिक करेंगे। ओके, फंक्शन ऑफ टीलोमर्स इन न्यूक्लियस इज, हाँ जी, टीलोमर्स का क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियस में? बेटा जो टीलोमर्स होते हैं ना, उनका काम है, जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं
उनको अटैक से बचाना, सो दैट जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीएजेस हैं जो हिस्टोन प्रोटीन को अटैक कर सकते हैं, डीएनएजेस हैं, जो भी हैं, जितने भी न्यूक्लियसेस हैं वो हमारे क्रोमोसोम को अटैक ना कर दें, उसलिए टेलोमर्स होते हैं न्यूक्लियस के पास। तो टेलोमर्स क्या करता है, वो क्रोमोसोम के एंड्स को सील कर देता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, टू सील द एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? टेलोमर्स का फंक्शन होता है क्रोमोसोम के एंड्स को सील करना, सो दैट उसको कोई अटैक कुछ को ना हो पाए। डन? इन द सोमैटिक सेल साइकिल, सोमैटिक सेल साइकिल मींस हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक एंड गैमेटिक। सोमैटिक सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, गैमेटिक गैमीट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सो सोमैटिक सेल साइकिल में इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ नो, G1 फेज में ऐसा नहीं होता, ये एस फेज में ही होगा। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, बिल्कुल सही है। A short interphase is followed by a long mitotic phase, ये गलत है। आपने देखा होगा इंटरफेज ज्यादा बड़ा होता है माइटोटिक फेज से। अगर किसी सेल को डिवाइड होने के लिए 24 घंटे लग रहे हैं ना, तो उनमें से 23 घंटे वो इंटरफेज में लगाएगा और जस्ट 1 घंटा वो डिवाइडिंग फेज में लगाएगा। G2 phase is followed by mitotic phase. G2 phase is followed by mitotic phase. Yes, ये भी ट्रू है। क्यों बेटा, क्यों ट्रू नहीं है ये? अगर नॉर्मल सेल लिखा होता तो ये ट्रू ना मानते हम। मैम हम ये नहीं बोलेंगे कि माइटोटिक फेज इज फॉलोड बाय G2 फेज? अच्छा, अब ये इंग्लिश का इशू है क्या? ओ गॉड, फॉलोड बाय, फॉलोड बाय का तो मतलब यही होता है ना कि उसके बाद आना, उसको फॉलो करना। तो G2 फेज को फॉलो कर रहा है माइटोटिक फेज। G2 फेज इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज। हाँ जी, मतलब G2 माइटोटिक के बाद आया, इसका मतलब तो यही बना। ओके, सो एक सेकेंड दोगे बेटा? 1 सेकेंड, मेरा फोन बज रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो अब ये इंग्लिश, हाँ जी, तो फिर मेरे को इसमें किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा, मेरी इंग्लिश तो माशाल्लाह है। G2 फेज इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज, फॉलोड बाय, मेरे हिसाब से तो बेटा G2 फेज इज फॉलोड बाय का मतलब तो यही बन रहा है दैट G2 फेज को माइटोटिक फेज फॉलो कर रहा है। G2 फेज पहले आ रहा है, माइटोटिक फेज बाद में आ रहा है। अगर मैम वहां पे लिखा होता है ना G2 फेज को माइटोटिक फेज फॉलो कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पे उल्टा लिखते कि माइटोटिक फेज इज फॉलोड बाय G2 फेज। इज फॉलोड मतलब जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं तो हम उसके पीछे जाएंगे ना, जो पीछे आएगा वो बाद में आएगा। ओके जोरावर बेटा, मैं ये तो समझ रही हूँ दैट G2 फेज पहले आता है, माइटोटिक फेज बाद में आता है, बिकॉज मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मेरी बायो में प्रॉब्लम नहीं है, आई एम श्योर अबाउट दैट। बट G2 फेज इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज, इसका मीनिंग जो मुझे ट्रांसलेशन में समझ आ रहा है दैट इज G2 फेज पहले आ रहा है, following by mitosis phase. If Darshpreet is saying so, then I have to confirm that. 1 second. बाकी आप लोग भी देखो यार, आप लोग तो अच्छे इंग्लिश वाले बच्चे हो, रुको। या बेटा यही बन रहा है इसका। यस, G2 फेज पहले है, माइटोटिक फेज बाद में है। इज फॉलोड बाय, यही बन रहा है। या D is correct, even according to me D is correct. English wise भी ये correct लिखा हुआ है। G2 phase is followed by mitotic phase
मीन्स G2 फेज पहले फॉलोड बाय माइटोटिक फेज। दर्शप्रीत बेटा मतलब ये उल्टा नहीं लिखा हुआ, या जैसे हम बोलते नहीं, अगर मैं बोलूं दैट आई एम फॉलोड बाय समवन, मतलब कोई समवन मुझे फॉलो कर रहा है, मैं नहीं उसको फॉलो कर रही। अगर आए ना कि अगर आए कि मैं किसी के पीछे हूं तो उसके लिए वर्ड आना चाहिए फॉलोइंग। आई एम फॉलोइंग समवन मतलब मैं उस समवन के पीछे हूं, राइट। सो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आंसर की किसको करेक्ट बोल रही है? बी। ओके नहीं बेटा, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। मैंने अभी इंटरनेट पे भी चेक किया, यहां पर अगर हमें गलती निकालनी है ना तो यहां पर आप ऐसा करो, अपनी अपनी बुकलेट्स में ना फॉलोड को फॉलोज कर लो। अब ये स्टेटमेंट गलत है। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज, समझे? अब ये उल्टा हो गया, G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज मतलब G2 फेज माइटोटिक फेज के बाद आता है। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। So B statement is correct. नहीं, G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज का मतलब यही बन रहा है बेटा, माइटोटिक फेज को G2 फेज फॉलो कर रहा है, मींस माइटोटिक फेज पहले आ रहा है, G2 फेज बाद में आ रहा है। सो अब B का ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? दर्शप्रीत ओके। अब ये किसी बच्चे ने मुझे एक पैराग्राफ भेजा था, इन एनिमल सेल्स mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells. However, there are few exceptions in this where haploid cells divide by mitosis. कहते हम ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक डिप्लॉयड और हेप्लॉयड सेल के अंदर माइटोसिस पॉसिबल है, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, इसके अंदर कोई क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। बट हम हेप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हेप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस करेंगे तो डॉटर सेल्स के पास n/2 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, मींस लॉस ऑफ सम क्रोमोसोम्स। तो कहते हैं एनिमल्स के अंदर, मींस जैसे कि हम एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, इन सब के अंदर क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, हमारे अंदर डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर ही माइटोसिस होती है। बट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही माइटोसिस हो। जैसे कि मेल हनी बी आपको पता है हैप्लॉयड होता है, क्योंकि वो पार्थिनोकार्पिकली ग्रो करता है। ओनली फीमेल एग विदाउट फर्टिलाइजेशन वो जब ग्रो करती है, फीमेल एग जब मतलब ग्रोथ करता है तो हमारे पास मेल हनी बी बनते हैं। तो वो कैसे डिवाइड करेंगे? बाय माइटोसिस ओनली, बिकॉज मियोसिस इज नॉट पॉसिबल। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। आप लोगों ने जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किया है, लाइक ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमेटोफाइट उनका मेन प्लांट बॉडी है, उन सभी के अंदर जो हैप्लॉयड बॉडीज हैं उनके अंदर ग्रोथ कैसे होगी? बाय माइटोटिक डिवीजन। So from your recollection of examples of alternation of generation in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells at gametophytic phase. Clear? तो इस पैराग्राफ का कंप्लीट सिंपल सा मीनिंग यही है कि हेप्लॉयड के अंदर भी माइटोसिस हो सकती है और डिप्लॉयड के अंदर भी माइटोसिस हो सकती है। मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होगी, हेप्लॉयड के अंदर मियोसिस नहीं हो सकती। समझ आ गया?
हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? ओके, कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट मीन्स, क्योंकि जो आपने भेजे हुए थे वो हो गए कंप्लीट। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू।